दोस्तों नमस्कार। मैं के पी सिंह। आप देख रहे हैं अपना चहेता न्यूज़ चैनल पीपल बिल। दोस्तों, पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने एक जगह वक्तव्य देते हुए शिक्षा और चिकित्सा का जो व्यवसायीकरण बढ़ रहा है उस पर उन्होंने अपना क्षोभ का इजहार किया है। वो इंदौर में गए हुए थे। वहाँ एक गुरुजी सेवा न्यास नाम का एक परमार्थ संगठन है। उस संगठन ने माधव सृष्टि आरोग्य केंद्र के नाम से एक अस्पताल स्थापित किया है और इस अस्पताल में बहुत सस्ते में कैंसर के इलाज की व्यवस्था की गई है। एक अच्छा कदम है। कैंसर के इलाज में लोग बर्बाद हो जाते हैं, गरीब जनता बर्बाद हो जाती है और बहुत सारे लोग जिनके पास में पैसे नहीं होते वो अपने मरीज को, अपने प्रिय मरीज को मरता हुआ अपने आँखों के सामने मरता हुआ देखने के लिए अभिशप्त होते हैं। कितनी करुणा पैदा करने वाली, कितनी जो है करुणा में डुबो देने वाली ऐसे मरीजों की जब कहानियाँ सामने आती हैं तो होती हैं। तो ये है कि उन्होंने उस समय पे उसको वो एक अवसर भी था, मौजूद अवसर था, तो इसलिए उन्होंने ये बात उठाई। गनीमत है कि ये बात मोहन भागवत ने की, संघ के सरसंघ चालक ने की। अगर किसी और ने की होती, खास तौर से किसी अगर विपक्ष के अगर किसी कार्यकर्ता ने की होती, भले ही वो एक तरह से सामाजिक उद्देश्य के लिए की होती, उसने एक सामाजिक चेतना के प्रकटन के लिए की होती, तो भी उसको अर्बन नक्सली करार दे दिया जाता। ये इस समय का माहौल ऐसा है, कुछ ऐसा बना दिया गया है, बट एक रट्टू की तोते की तरह एक ऐसा कह दिया गया जैसे एक गाली की तरह से कोई किसी को भी वामपंथी बता देना, भले ही वो कांग्रेस का हो, भले ही वो समाजवादी पार्टी का हो। यदि वो गरीब आदमी की बात, अगर वो वंचित आदमी की बात, उसकी पीड़ा की बात, उसकी समस्याओं की बात अगर करता है तो और उसको लेके सरकार को जवाबदेह ठहराने की कोशिश करता है और उसका कोई ये आशय भी नहीं होता कि सरकार माने मोदी की सरकार। वो जो है उसकी बात सारी सरकारों को लक्षित करके होती कि आप केवल वर्ग विशेष के हितों के तक अपने सरोकार को सीमित क्यों कर रहे हैं। सरकार से वो लोग जब लोग ये कहना चाहते कि आप केवल एक वर्ग विशेष के हितों तक, जिसकी बहुत 1% भी, 10% भी कुल आबादी में जिसकी हिस्सेदारी नहीं है, केवल उसके हितों की चिंता, उसके सुख सुविधाओं की चिंता, और वो भी बहुतायत आबादी की कीमत पे। तो ये तो जो है, ये तो सर्वजन सुखाई के उसके जो उद्घोष है उसके विपरीत है। और सरकार और सामाजिक संगठन बने ही हैं इसलिए उनका अस्तित्व ही इस बात पर निर्भर करता है कि वो ये सुनिश्चित करें कि कमज़ोर से कमज़ोर आदमी, वंचित से वंचित आदमी को भी जो जिन बुनियादी सुविधाओं का वो हकदार है वो उसको प्राप्त कर सके। भले ही इसके लिए उसको जो बहुत जो एक तरह से जो समाज की क्रीमी लेयर है उसके हितों में थोड़ी उससे कटौती करना पड़े, भले ही, लेकिन उसकी पूर्ति करें। तो मोहन भागवत जी ने ये बात कही कि चिकित्सा और शिक्षा जो है वो का व्यवसायीकरण बढ़ रहा है। निश्चित रूप से एक बहुत ही चिंताजनक बात है। और ख़ास तौर से जब तक जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, ये सत्ता में जब नहीं आए थे, और संघ जो तो खैर इनका मानस पिता है ही, तो संघ तो शुरू से ही इस बात की वकालत करता रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में संघ ने विद्या भारती मिशन के नाम से एक जो है खड़ा भी किया था, एक लोगों को बहुत ही गुणवत्तापूर्ण और बहुत ही उत्कृष्ट शिक्षा बहुत सस्ते में उपलब्ध कराने का, जिससे बड़ी गरीबों की ही नहीं बल्कि मध्यम वर्गीय और उच्च मध्यम वर्गीय तक की सेवा हो रही थी। हम देख रहे थे कि हमने तो ये देखा कि उनकी साख ये थी, सरस्वती शिशु मंदिर हो या सरस्वती विद्या मंदिर, ये साख थी कि वामपंथी जो लोग थे वो वामपंथी लोग तक अपने बच्चों को उनमें भेज रहे थे। और उनकी उत्कृष्टता का प्रमाण ये था कि वो जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा को बड़ा कठिन माना जाता है, लेकिन तब देख रहे थे कि मेरिट में छाए रहते थे ये
सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के लोग। और वहाँ उसके और ये सस्ते में शिक्षा देना इसलिए संभव होता था, एक तो वो जो समाज में जो संपन्न वर्ग है, तो उनमें उनमें भामाशाह की प्रवृत्ति को उत्प्रेरित करने का काम उस समय संघ के द्वारा किया जा रहा था। वो वर्ग वो वर्ग जो है सामाजिक कार्यों के लिए जो है अपनी आमदनी में से, अपनी जो संपत्ति है उसमें से जो है वो एक संसाधन अर्पित करने के लिए मैं अपने आपको गौरव महसूस कर रहा था, एक अनिवार्य कर्तव्य के जैसा महसूस कर रहा था कि कुछ ऐसी संघ की के कार्यों की प्रेरणा थी जिससे वो अपने जीवन का अधूरापन समझता था अगर वो किसी सामाजिक कार्य के लिए न दे। और उसका लाभ ये था कि विद्या भारती मिशन को ऐसे भामाशाहों की तरफ से योगदान मिल रहा था। वो सरकारी मदद न मिलते हुए भी वो शिक्षण संस्थाएं संचालित हो रही थी और उनमें जो आचार्य काम कर रहे थे, तो आचार्यों को भी ये बोध था कि हम कोई नौकरी नहीं कर रहे, हम जो है एक बहुत बड़े सामाजिक कार्य को कर रहे, एक सामाजिक दायित्व की हम अपने की पूर्ति की भावना से काम कर रहे। तो जितने में हमारे परिवार का सादगी से गुजर बसर हो जाए उतने वेतन में वो संतोष कर लेते थे। तो इन स्थितियों में बहुत अच्छी तरीके से सरस्वती जो ये विद्या भारती का जो मिशन है संचालित हो रहा था। और उम्मीद ये थी कि जब ऐसे लोग जब सरकार में बैठेंगे तो उनके मन में सबसे पहले शिक्षा और चिकित्सा के बारे में उनकी ये धारणा होगी कि वो व्यवसायीकरण को उसको जो है वो व्यवसायीकरण पे उसको अंकुश लगा सकें। और अगर पता चला कि शिक्षा और चिकित्सा को तमाम सारे विकसित देशों की तरह वो पूरी तरह से सार्वजनिक क्षेत्र में भी न भी कर सकें तो फिर वो ये करेंगे कि उनकी शिक्षा और चिकित्सा के मामले को अस्पताल और स्कूल खोलने का काम एक दुकान चलाने की तरह की भावना से ना हो। उसके लिए ऐसे लोग आएँ कि हम अपने दूसरे धंधे से बहुत कमा लेते हैं और उसमें से कुछ प्रतिशत हम, चूँकि हमारा समाज का भी एक ऋण है, तमाम तरह के ऋण होते हैं, पितृ ऋण, गुरु ऋण, इसी तरह समाज का भी एक ऋण है। तो समाज के उस दाय को चुकाने के लिए हम जो है शिक्षण संस्थाएं संचालित करेंगे। हम इसके लिए अस्पताल खोलेंगे। हमारे जो धार्मिक स्थल हैं जो हमारे, वो भी बहुत संपन्न हैं, उनकी भी आमदनी भी बहुत है और उनके ऊपर भी ये दायित्व रहता है। लेकिन तो ये था कि उनको भी अगर प्रेरित किया जाए तो इसमें कोई सरकारी खजाने पर भार डालने की ज़रूरत ही नहीं थी। बहुत अच्छी संस्थाएं इससे संचालित हो सकती थी। लेकिन जो हुआ ये कि सरकार बदल जाने के बाद में वो अपनी ही जिन सिद्धांतों के लिए, अपनी प्रतिबद्धताओं को, अपने ही सिद्धांतों को उसने भुला देने का काम किया। और उसका इतना सम्मोहन था पश्चिमी जीवन शैली के प्रति कि उस पश्चिमी जीवन शैली में अपने आप को, पूरे समाज को, पूरे देश को ढालने के लिए बात तो की जा रही भारतीयता की, और भारतीयता के नाम पे जो कुछ हो रहा है बहुत सतही है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को उसके नाम पे रिपीट करने की कोशिश की जा रही राजनीतिक स्वार्थ के लिए, जो अप्रासंगिक हो चुकी है। जबकि हमारी जो हमारा एक तरह से सांस्कृतिक प्रगति का जो क्रम है वो ये बताता है, हमारी धारणाएं ऐसी रही हमारे पूर्वजों की। वो ये कहती कि जो प्रथाएं हैं, मौलिक चीज़, शाश्वत सत्य तो एक जैसा रहेगा, वो तो सनातन रहेंगी, जो मौलिक विचार है। लेकिन जो प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो रीतियां हैं, वो अगर समाज बदलता है, दुनिया बदलती है, तो उसके हिसाब से उन मान्यताओं में, उन रीतियों में, उन प्रथाओं को हम छोड़ देंगे जो अब जो है प्रयोजनीय नहीं रह गई। लेकिन हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी समय पे एक कांवड़ यात्रा की बहुत ज़्यादा कांवड़ यात्रा की अपनी एक उपयोगिता रही हो, उस समय पे कोई रचनात्मक उद्देश्य युवाओं के सामने रखने का कोई तरीका न हो तो कांवड़ यात्रा उस प्रयोजन की पूर्ति करती हो। लेकिन आज जबकि बच्चे जो है
24 में से 18 और 20 घंटे तक उनको पढ़ाई करनी पड़ती है, तब वो जो है अपने तब कहीं वो जो एक बड़े अपने कैरियर का जो बड़ा लक्ष्य है उसको हासिल कर पाते। तो ऐसे माहौल में बच्चों के पास में फुर्सत कहाँ है, जहाँ जो आप इनको उसको जो है आप अब इस कि उनके लिए आप कांवड़ यात्रा पर इतना ज़्यादा जोर दिए होते। हम ये नहीं कहते कि कांवड़ यात्रा का समाप्त कर दी जाए, लेकिन उसके लिए एक वातावरण बनाना, सारे एक बहुत बड़ी युवा आबादी को उसके अंदर एक धकेल देना, तो ये काम आप क्यों कर रही थी? क्या आप इस अपराध बोध से ग्रसित हैं कि जो आम लोग हैं उन लोगों के लिए बेहतर शिक्षा का इंतजाम नहीं कर रहे? इस प्रतियोगिता भरी इस दुनिया में, प्रतिस्पर्धा भरी उस दुनिया में आप मतलब उनको ऐसी शिक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते जिससे मतलब वो जो है वो उनका संपन्न वर्गों को जो महंगी फीस वाले जो कॉन्वेंट स्कूल हैं वहाँ पर जो है उनमें पढ़ने वाले बच्चों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। तो इसलिए जो ये असमानता के मामले में जो आपकी असमानता जो बढ़ रही है उसके मामले में जो असहायता है, वो उस असहायता को वो उसको जो न रोक पाने का, उस असहायता का जो अपराध बोध है, उस अपराध बोध के चलते या इस तरह का एक अनर्थकारी विकल्प देने का काम कर रहे हैं कांवड़ यात्रा पर इतना ज़्यादा जोर देके। और क्या उद्देश्य है? आपको मूल रूप से इस पर लगाना चाहिए। योगी जी जो है, जिनको इस बात की कांवड़ यात्रा को इतने अधिक उत्साहित करने का मुख्य रूप से श्रेय मिल रहा है, ये जब सत्ता में आए थे तो इन्होंने ये आभास कराया था कि ये व्यवसायीकरण, शिक्षा के व्यवसायीकरण के मामले को रोकने के मामले में मतलब ये बड़े कटिबद्ध हैं, ये बड़े सख्त हैं जो व्यवसायीकरण हो रहा है उसको लेके। और उन्होंने कहा था कि हम जो है हर स्कूल की अपनी किताब हो, अपनी ड्रेस हो, ये हम नहीं चलने देंगे। इवेंट के नाम पे अभिभावक की जेब काटने का काम, इसको हम रोकेंगे। हम फीस के बारे में एक मानक का निर्धारण करेंगे, मनमानी नहीं होने देंगे। लेकिन क्या हुआ? ये सारी बातें एक दो साल तक इस ढंग में लोगों को रखा गया और अंततः जब दूसरी बातों से आपने एक उन्माद पूर्ण स्थिति प्राप्त करके और ये इन सारी मुद्दों से आप ध्यान हटाने में सफल हो गए और आपने वो जो एक उन्मादी समर्थन है जो आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एक ईंधन का काम कर रही है, वो जो उसकी जब आपने ताकत जुटा ली तो फिर आपने सोच से विमुखता अपना ली। अब तो जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो प्राइवेट स्कूल वाले हर तरह की मनमानी कर रहे हैं और ये संभव ही नहीं रह गया कि जो गरीब का आदमी है वो गरीब परिवार का कोई लड़का उन कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ सके। और नहीं अब और आपके जो सरकारी स्कूलों में हैं, सरकारी स्कूलों में इसीलिए लोग जो है उसकी उनके मध्यम वर्ग तक के निम्न मध्यम वर्गीय परिवार तक अपने बच्चे भेजना पसंद नहीं करता क्योंकि आपकी केवल किताबी ज्ञानी पर्याप्त नहीं है। अगर आपकी बौद्धिकता ही पर्याप्त नहीं है कि अच्छा कैरियर बनाने के लिए, वो जीवन शैली की भी अपेक्षा है जो केवल जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई कम होती है, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में वो जीवन शैली में उस पाश्चात्य जीवन शैली में बच्चों को ढालने की एक जो है एक फैक्ट्री है वो कॉन्वेंट स्कूल। और वो इसलिए उन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े जो बच्चे हैं वो जब बड़े हो जाते हैं तो वो वही उनका अंदाज वही होता है, साहब में तो साहब बन गया, साहब बन के देखो सीना कैसे तन गया। उनका सीना जिस समाज से वो आए हैं उनको जिस कैरियर में जो भी कैरियर उनको मिले, उनका उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो कोई विदेशी साहब नहीं है, वो हमारे साहब हैं। अगर अफसर साहब बन गए, अगर वो नौकर साहब बन गए तो उनका उद्देश्य ये होना चाहिए कि उस समाज के उत्थान के लिए वो कैसे बहुत ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं। लेकिन वो उस समय तो वो सीना तो उनका जिस समाज के लिए उनको सेवा करनी है, मतलब जिस
बहुतायत जो वंचित वर्ग है, जो उसकी जो सेवा करनी है, उसके उत्थान का जो कार्य करके और अपनी शिक्षा की सार्थकता साबित करनी है। ईश्वर ने जो उनको अवसर दिया है, उस अवसर का उनको वो चुकाना है, उस अवसर का ऋण चुकाना है। तो उनको उनके लिए सीना तानने की बजाय उनके लिए सेवा भावना उनको दिखानी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? ये जो मैंने जिनकी चर्चा की, जो विद्या भारती शिक्षण संस्थान थे, वो उनमें सबसे बड़ी बात ये थी कि शिक्षा के साथ साथ में उनका जो है वो संस्कार देने का भी काम कर रही थी, जो कॉन्वेंट स्कूल में संभव नहीं है। और प्रतियोगिता के मामले में जो आम लोगों के बच्चे हैं, उनको बहुत पीछे छोड़ देने का एक तरह से कि षड्यंत्र को उसमें चर्चा किया जा रहा है, कॉन्वेंट स्कूल की शिक्षा को बढ़ावा देगी। तो उन्होंने कहा यही स्थिति अस्पतालों की है। अब आप कहते हैं कि हम दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर है, लेकिन आप एक जो है फरेबी मानकों का इस्तेमाल करके ये कह रहे हैं। वरना आपको ये कहने का नैतिक साहस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जिन विकसित देशों की, जिन विकसित अर्थव्यवस्थाओं की बात आप कर रहे हैं, वहाँ की स्थिति भी तो देखिए आपकी। वहाँ पे जो है उन विकसित देशों में शिक्षा और चिकित्सा के पूरे सरकारी क्षेत्र में उनका पूरा खर्चा सरकार उठाती है। यहाँ आप आम लोगों से कदम इंच पर आप टैक्स लेने का इंतजाम कर रखिए, और उस टैक्स के बदले में लोगों को देते क्या है? कुछ नहीं देना चाहते। आप सड़क बनाना चाहते तो उसका भी टोल टैक्स के नाम से आप किराया वसूल करना चाहते। आप जो है शिक्षा आप दे नहीं रहे, अस्पताल में दे नहीं रहे। निजी अस्पताल को जो आपने बढ़ावा दिया है, वहाँ वो मुनाफाखोरी की ऐसी लत लग रही, खून का चस्का जैसा लगने की लत लग गई। वो जो है वो जिस मरीज को ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं है, वो उसको जान जोखिम में डाल के, उसकी जान को जोखिम में डाल के उसका ज़बरदस्ती ऑपरेशन भी करने का मादा रखते हैं। और इनकी इस हरकत में कई मरीजों की, गरीब मरीजों की असामयिक मृत्यु हो चुकी है। वो इतने निर्मम और बेरहम है कि उनकी चौखट पर कोई आदमी दम तोड़ सकता है, वो उसको दम तोड़ते हुए देख सकते हैं, लेकिन इलाज नहीं कर सकते अगर उसके पास में जमा कराने के लिए पैसे नहीं है, तो वो उसका इलाज भी नहीं कर सकते। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर भी प्राइवेट अस्पतालों में देखने लगे, क्योंकि आपने एक प्रतिस्पर्धा कर दी। आपने एक ऐसी जीवन शैली को लोगों के सामने उनके रोल मॉडल के रूप में उपस्थित कर दिया है, जिस जीवन शैली में केवल अपने मनोविलास को बढ़ाना, उनकी पूर्ति करना, और उनकी पूर्ति के लिए किसी भी तरीके से ज़्यादा पैसे कमाना, जिसमें ये एक उद्देश्य बन के रह गया है। आपने ऐसी स्थितियाँ पैदा कर दी, तो ये हो गया। तो एक संघ, लेकिन फिर भी मैं संघ प्रमुख को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने कम से कम एक स्मरण तो किया, और उनकी बात का सरकार पर असर होता। सरकार उनकी बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर करने का आसानी से साहस नहीं कर सकते। हालांकि ये सरकार तो बहुत दुस्साहसी है, वो कई मौके पर संघ प्रमुख को भी कुछ नहीं समझती। बहरहाल, लेकिन फिर भी हम समझेंगे कि संघ प्रमुख की इन बातों का असर होगा, और संघ प्रमुख की से भी हम ये अपेक्षा करेंगे कि वो जो उन्होंने बात कही है उसको सफल बनाने के लिए सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव के लिए और शिक्षा और नीतियों में बदलाव के लिए और ऐसे फैसले लेने के लिए उस पर दबाव बनाए, जिससे उसके स्तर से भी व्यवसायीकरण पर अंकुश का एक प्रभावी इंतजाम हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।